चलो, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिसोल्यूशन का लास्ट टॉपिक है। डिसोल्यूशन में हम लोग को क्या पता चला अभी तक कि एक बिज़नेस जब क्लोज़ होता है, उसके सारे ऑपरेशंस जब बंद हो जाते हैं, तो जो भी एसेट्स हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, जो भी एसेट्स थे उनको सेल ऑफ कर दिया जाता है, उनको बेच दिया जाता है। So the moment all the assets are sold off and the moment all the liabilities are to be taken care of, उसके बाद पार्टनर्स लोग को पैसे मिलते हैं। लेकिन ये अनरियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है कि हम लोग जब एक फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो सारे के सारे एसेट्स एक ही बार में हमें मिल जाएंगे, सारे के सारे एसेट्स एक ही बार में बिक जाएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग को, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है कि जब जब हमें एक एक एसेट से पैसे मिलते हैं, उसके ठीक बाद हम लोग वो पैसा यूटिलाइज करते हैं टू पे ऑफ दी लाइबिलिटीज़ विच हैव मैक्सिमम प्रायोरिटी। अब लाइबिलिटीज़ को भी जब पेमेंट करेंगे तो उसका भी तो एक प्रायोरिटी लिस्ट होगा ना, कि सबसे पहले किसे पे करें, फिर किसका नंबर आएगा, फिर किसका नंबर आएगा, फिर किसका नंबर आएगा। तो इस तरह से हम लोग डिसोल्यूशन करते हैं। तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप पीस बाय पीस सबको डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि एक बार में आपको तो पैसे नहीं रियलाइज़ हो रहे हैं। यू आर रियलाइजिंग मनी विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड स्लोली एंड स्लोली। सो दैट इज़ वाई आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं कब कब किस किस एसेट से कितना पैसा आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि in actual practice the above assumptions are unrealistic. In fact, when a partnership is in the process of being dissolved, assets are sold gradually one after another to fetch maximum possible price, है ना। तो हम लोग तो एसेट को एक बार में एज अ बिजनेस, अगर आप एक बिज़नेस को एक सिंगल यूनिट के हिसाब से सेल ऑफ करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि सारे एसेट्स एक ही बार में आपके बिक गए, सारे लाइबिलिटीज़ को भी आप एक ही बार में पेमेंट भी कर दिए। लेकिन वो प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होता है कि आप एसेट्स को जब बेच रहे हैं मार्केट में तो लोग एक बार में नहीं खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग योर एसेट्स स्लोली एंड दैट इज़ वाई आपके पास सारे पैसे एक बार में हाथ में नहीं रह रहे हैं, है ना। तो जब आपके पास सारे पैसे एक साथ हाथ में हैं नहीं, तो आप लाइबिलिटीज़ को भी नहीं पेमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस डेट में हमारे पास कितना पैसा है और लाइबिलिटी को पेमेंट करने के बाद कितना सरप्लस है, या फिर पेमेंट नहीं कर पाए तो कितना डेफिसिट है। ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि ऑल दी एसेट्स मे बी रियलाइज्ड एट अ टाइम इफ़ द बिजनेस इज़ बीइंग सोल्ड एज अ सिंगल यूनिट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि when a partnership is in the process of being dissolved, assets are sold gradually one after another to fetch maximum possible price. All the assets may be realized at a time if the business is being sold as a single unit. So यहाँ पे हम लोग को देखना है कि हाउ डू वी एक्चुअली प्रैक्टिस कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और सबका ड्यूज़ पेमेंट हो जाए सारे एसेट्स के रियलाइज्ड किए हुए पैसे से। ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द पार्टनर्स, अच्छा मैं पूरा ही लाइन पढ़ता हूँ आपके लिए। व्हेन द एसेट्स आर रियलाइज्ड इंडिविजुअली, सम थ्रू एजेंट और टेंडर और ऑक्शन, it may take several months to realize all the assets. The partners in such a case do not wish to wait till all the assets are realized. It is universally accepted practice that an interim distribution is made to the partners for their claims, of course, after paying off the creditors, as and when cash is available for this purpose. There are two problems associated with this practice. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसे तो आपके रियलाइज़ होने में महीने लग जाएंगे, क्योंकि आप एक एक करके एसेट अलग अलग जगह पे आप डाल के रखे हो कि जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो आपके एसेट्स खरीदेंगे।
सो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि सारे लोग जो भी एसेट्स खरीदना चाहते हैं, अलग अलग टाइप के लोग, वो सब लोग एक ही साथ आपको आके नॉक करें और बोले कि भैया आपने जो एसेट बेचने के लिए कोटेशन डाला था वो हमको खरीदना है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो स्लो एंड स्टेडीली द एसेट्स विल बी सोल्ड, एंड एज एंड व्हेन इट इज़ सोल्ड, वो पैसा रियलाइज़ होगा तभी तो आप अपने आप को पेमेंट करेंगे और क्रेडिटर्स ये लोग को पेमेंट करेंगे. लेकिन ये होता नहीं है. होता क्या है कि हम लोग एक यूनिवर्सली एक प्रैक्टिस अप्लाई कर चुके हैं अपने आप में कि अपने जो भी पैसा अवेलेबल है उस पैसे को ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो. जैसे ही आपको पैसे मिले आप उसको बांट दो. बांट के जो भी मिलेगा ना, अगर जो भी बचेगा वो अपने आप को ले, अपने पास आप रख लो. ठीक है. लेकिन ऐसे सिचुएशन में ना दो तरह की प्रॉब्लम होती है. पहला प्रॉब्लम, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स मे नॉट बी एज पर देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना. तो जो पीएस रेशियो है, ये जो पीएस रेशियो है, ये पीएस रेशियो और उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का रेशियो ऑब्वियसली हमेशा तो सेम नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम नहीं होता है. सेकेंडली, देयर इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रियलाइजेशन. फ्यूचर में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे क्या पता. तो वो अनसर्टेनिटी हमेशा हमको बनी रहती है. अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रियलाइजेशन. When one asset is realized, partners are not paid off in their profit sharing ratio. Instead, available cash is distributed in such a fashion that a partner who has contributed more capital as compared to others gets his surplus capital back in priority. देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर मतलब ऐसा तो सिचुएशन हो गया कि चलो पहला तो है कि अपना पीएस रेशियो और कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो सेम नहीं है. दूसरा कि अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर में पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पे देयरफॉर जब एसेट रियलाइज़ हो रहा है उसे हमें बांटना है. लेकिन ये बांटना इस तरह से होता है कि जो सबसे ज़्यादा कैपिटल बिजनेस में डाला है ना, उसका जो सरप्लस कैपिटल है, जो सब लोग बाकी लोगों से ज़्यादा है, वो पैसा पहले पेमेंट होता है. ठीक है. उसी तरह से होता है. आगे तो हम लोग सम देखेंगे ही तो हमें और समझ में आएगा. सो एट द सेम टाइम एट एवरी स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ईच पार्टनर बेयर हिज शेयर ऑफ पॉसिबल लॉसेज, दस अवॉइडिंग ओवर पेमेंट टू एनी पार्टनर एंड द नेसेसिटी ऑफ रिक्यूपमेंट फ्रॉम हिम एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज. ठीक है. सो दो तरह के मेथड है यहाँ पे. एक मेथड आपका यहाँ पे बोला हुआ है सरप्लस कैपिटल मेथड, एंड दूसरा है आपका मैक्सिमम लॉस मेथड. अच्छा, जब भी आप डिसोल्यूशन करेंगे, डिसोल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लाइबिलिटी आपको पहले देना है और किसे आपको बाद में देना है. तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट करना है. तो ये पेमेंट हो गया आपका. ये जैसे पेमेंट हो गया, आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करो. लेकिन क्रेडिटर्स में भी पहले आएगा आपका गवर्नमेंट का रेट्स एंड टैक्सेस. आपको सरकार को दे देना होगा. सरकार का अगर कोई भी पैसा ड्यू है तो वो सबसे मेन प्रायोरिटी है आफ्टर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. देन अदर क्रेडिटर्स, मतलब जिन लोगों से आपने उधार में गुड्स खरीदा, जिन लोगों से उधार में आपने गाड़ी खरीदा, उन लोगों का बारी आता है. उसके बाद कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में लोन दिया है वो, एंड उसके बाद आते हैं नॉर्मल कैपिटल्स, मतलब जो कोई एडवांस दे के नहीं रखा है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक सम के हिसाब से देखते हैं ना. सम के हिसाब से देखने से वी विल बी मोर क्लियर. ये एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इलस्ट्रेशन 32A. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल. ठीक है. क्या है एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल, मैंने ऊपर में समझाया नहीं, ये हम लोग सम करते करते सीख लेंगे, समझ लेंगे अभी. इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ABC. ठीक है. जनरल रिजर्व दिया हुआ है 12,000 रुपया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है. हमें क्या करना है. अच्छा, पहले मैं एक बार बता ही देता हूँ कि क्या है एब्सोल्यूट सरप्लस, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है ना. देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सरप्लस कैपिटल मेथड. ये हमारा एक मेथड है जिसके हिसाब से हम लोग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाएंगे. दिस मेथड इज सुटेबल when the following two conditions are satisfied. The partners profit sharing ratio is not as per their capital contribution. मतलब जो PS रेशियो है और जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो है, these two are not
matching, both of these are different. Second, all the partners are solvent and are likely to remain so. मतलब कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं है जो कि इंसॉल्वेंट है, सबके पास पैसे हैं, सब लोग हेल्दी हैं, ठीक है नाउ। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं किस तरह से हमें करना है। डिवाइड करना है एडजस्टेड कैपिटल को अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट प्लस शेयर ऑफ रिजर्व, इन सबको आप पहले जोड़ लो ऑफ ईच पार्टनर बाय हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इनको आप थ्री जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से आप बांटो। द स्मॉलेस्ट क्वेश्चन शुड बी द बेस कैपिटल, इसमें से जो सबसे छोटा होगा हाँ वो होगा हमारा बेस कैपिटल। तो अगर मैं अपने एग्जाम्पल से यहाँ पे बताऊँ, जैसे यहाँ पे देखो 40, 25 और 10 ये हमारा उनका कैपिटल रेशियो है ना, कैपिटल का बैलेंस है 40, 25 एंड 10। इसके अलावा देर इज़ अ 12,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ है ना, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। ये 12,000 को आप 3:2:1 के रेशियो में बांट दो तो 6,000, 4,000, 2,000 आएगा ना। कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपका टोटल कितना आ गया, ए का 46, बी का 29 और सी का 12,000। आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसको लिखो नीचे, हर एक के नीचे। ए कितने का हिस्सेदार है, 3 का, बी कितने का, 2 का, सी कितने का, 1 का। अभी क्या है ना, ये 46,000 को आप 3 से डिवाइड करो, ठीक है। आई एम ओपनिंग कैलकुलेटर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हाँ कि ओहो मैं भी ना यहाँ पे अलार्म खुल गया सोचो। एनीवेज कैलकुलेटर में जाते हैं, कैलकुलेटर, एंड नाउ वी हैव कैलकुलेटर विद अस। सो यहाँ पे अपने देखते हैं 46,000 डिवाइडेड बाय 3, सी we are having 15,333, so this is the amount that we are having। उसी तरह से 29,000 को आप डिवाइड करो 14,500 से और 12,000 को डिवाइड करो 1 से। सो जो सबसे छोटा फिगर आएगा, द स्मॉलेस्ट फिगर, दैट इज कॉल्ड बेस कैपिटल। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है बेस कैपिटल क्या है, बीइंग स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है उसे हम लोग बेस कैपिटल का नाम देंगे, बेस कैपिटल कहेंगे। चलो नाउ लेट अस गो टू द थियरी पार्ट अगेन। अच्छा अभी क्या करना है, स्टेप 2, कैलकुलेट रिलेटिव कैपिटल बाय मल्टीप्लाइंग बेस कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। अभी अपने ये बेस कैपिटल जो आ गया ना, इसको वापस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हमारे केस में आई एम एक्सप्लेनिंग यू द थ्योरी जो स्टेप बाय स्टेप, और मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ एक बार में। तो हमारा बेस कैपिटल जो आया ना 12,000, उसी को आप रिलेटिव कैपिटल पकड़ लो, ठीक है। रिलेटिव कैपिटल पकड़ लिया हम लोगों ने। अभी देखो इसको आप मल्टीप्लाई करो, मतलब 12,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 12,000 इंटू 3 इट इज़ कमिंग टू, मैं यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ 12K मल्टीप्लाई 3, ये पहला आ गया 36,000, ठीक है। देन 12,000 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया मेरा 24,000, एंड देन लास्ट में 12,000 इंटू 1, तो वो तो 12,000 ही देगा। तो इस तरह से हमारा रिलेटिव कैपिटल आ गया, ठीक है। 36,000, 24,000 एंड 12,000। ठीक है। अच्छा अभी हमको नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड सरप्लस कैपिटल, ठीक है। कैलकुलेट सरप्लस कैपिटल, ये अच्छा अभी अपने को सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करना है। रिलेटिव कैपिटल हमारा हो गया मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेट सरप्लस कैपिटल बाय डिडक्टिंग रिलेटिव कैपिटल, स्टेप 2 में जो आया हमारा, फ्रॉम एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। अच्छा जी, हमारा जो रिलेटिव कैपिटल आया विच इज़ 36, 24 एंड 12, इसको अपने एडजस्टेड कैपिटल, मतलब हमारा एडजस्टेड कैपिटल क्या है, देखो यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल है ये वाला, दिस वन इज आवर एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। मतलब आवर एडजस्टेड कैपिटल इज 46,000, 29,000 एंड 12,000। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा रिलेटिव कैपिटल आया, रिलेटिव कैपिटल मतलब ये एडजस्टेड कैपिटल माइनस रिलेटिव करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल माइनस रिलेटिव कैपिटल। वापस मैं यहाँ पे बताता हूँ, एडजस्टेड कैपिटल माइनस रिलेटिव कैपिटल, तो
हमारा आएगा सरप्लस कैपिटल. सो 46 माइनस 36 10,000, 29 माइनस 24 we are having 5,000 and 12 minus 12 we have nothing. So डैश आ गया. ठीक है, डैश आ गया. तो ये हमारा क्या आया, 10,000 और 5,000 आया. 10,000 और 5,000 आया. अभी क्या है, मैं आगे के स्टेप्स और मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये जो है मैं यहीं पे आपको बताता हूँ अब एग्जाम्पल के थ्रू. अभी यहाँ पे वी विल कंपेयर विच, या फिर यहीं पे ये 10,000 है और सरप्लस कैपिटल हमारा 5,000 है. 2 सरप्लस कैपिटल आ गया. अभी ये 10,000 को आप उसी के रेशियो से डिवाइड करो. 10,000 डिवाइडेड बाई 3 एंड 5,000 डिवाइडेड बाई 2. सो वी आर गेटिंग 3333 in case of A, and then we are having 2,500 in case of B. Let me tell you again, हम लोग क्या किए, हम लोगों ने रिलेटिव कैपिटल निकाला 36,000, 24,000 एंड 12,000. ठीक है, अब रिलेटिव कैपिटल के बाद हम लोग सरप्लस कैपिटल निकाल रहे हैं, विच इज़ एडजस्टेड कैपिटल माइनस रिलेटिव कैपिटल. वी आर गेटिंग 10,000 एंड 5,000 एंड नथिंग, या फिर नील. सो ये 10,000 जो है ये हमको वापस रिवाइज्ड बेस कैपिटल निकालना है यहाँ से अब. ठीक है, तो रिवाइज्ड बेस कैपिटल निकालने के लिए हम लोग रेशियो से वापस इसको डिवाइड करेंगे सरप्लस कैपिटल को, विच इज़ 10,000 डिवाइडेड बाई 3 एंड 5,000 डिवाइडेड बाई 2. सो वी आर गेटिंग 3333 एंड 2,500. So 2,500 being the smaller one, we are getting revised base capital 2,500. Now again same चीज़ अप्लाई करना है. 2,500 multiply 2 we are getting 5,000. 2,500 multiply 3 we are getting 7,500. अभी हमारा सरप्लस कैपिटल, अब एब्सोल्यूट सरप्लस कहाँ से आएगा? एब्सोल्यूट सरप्लस आता है हमारा जो है 10,000 जो ऊपर में हम लोग को मिला, ये 10,000 को माइनस करो आप 7,500 से, मतलब आपका सरप्लस कैपिटल माइनस रिलेटिव कैपिटल एंड यू आर गेटिंग 2,500 एज योर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल. एंड इन केस ऑफ बी यू आर गेटिंग नील. सो इस सिचुएशन का मतलब हो गया हमारा कि ये 2,500, ये 2,500 जो है ना, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए इन द वेरी बिगिनिंग. सबसे पहले तो इसी को दिया जाएगा 2,500. यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे निकालना था. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू एग्जाम्पल नंबर 2 या फिर इलस्ट्रेशन नंबर 2. P, Q and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. The balance sheet is as follows. P, Q and R ये तीनों का कैपिटल दिया हुआ है and sundry assets is also given. They dissolved the firm and the assets were realized as first installment 20,000, second installment 12,000, third installment 3,000. Prepare a statement showing how the amounts realized should be distributed as and when they are received. So यहाँ पे बताया हुआ है कि हमें पैसे जो मिल रहे हैं ना वो इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 20,000, 12,000 और 3,000. हाउ आर वी गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट? सो लेट अस सी. हम लोग क्या करेंगे ना, पहले तो हम लोग एब्सोल्यूट सरप्लस जो हम लोगों ने ऊपर अभी सॉल्व किया उसी को हम लोग निकालेंगे. तो पहला काम है हमारा PQR का एक ये टेबल बना लेना एंड देन राइट डाउन देयर कैपिटल बैलेंसेस. सो 24, 16 एंड 10,000. सो वी विल बी डूइंग दिस and then write their profit sharing ratio just below that amount. और फिर 24,000 divided by 3, 16 by 2 and 10 by 1. So we are going to find out the least capital among the three. So P या Q दोनों में से किसी एक को आप पकड़ सकते हैं. हम लोग P को यहाँ पे किताब में पकड़ा है. We are again going with books. और ऐसा नहीं है कि आप Q नहीं पकड़ सकते, it's your choice, आप कर सकते हैं बिकॉज दोनों अमाउंट सेम है. सो P का यहाँ पे 8,000 आ गया एज बेस कैपिटल. नाउ ये बेस कैपिटल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वापस विद देयर PS रेशियो. सो 8 इंटू 3 24,000, 8 इंटू 2 16,000 एंड 8 इंटू 1 8,000. सो वी आर हैविंग 24 माइनस 24 वी आर गेटिंग नील, 16 माइनस 16 वी आर गेटिंग नील, 10 माइनस 8 वी आर गेटिंग 2,000. सो एक ही स्टेज में, एक ही बार में हमें यहाँ पे सरप्लस कैपिटल का रिजल्ट मिल गया.
सो देखो ये यहाँ पे सरप्लस कैपिटल हमारा आ गया आर का 2000, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे देखो नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट शोइंग प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट 2000 टू बी पेड टू आर, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना है हम लोग को जो सरप्लस कैपिटल है ना उसे सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसका सरप्लस कैपिटल है उसे। द बैलेंस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट कितना है, देखो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वी आर रियलाइजिंग 20,000 रुपीज़। सो 20,000 में से पहले 2,000 आर को दे दिए, जो बचा 18,000 that will be paid to P, Q and R in their PS ratio. That is how things are to be done. So सबसे पहले हम लोग एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट को लिखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे वापस सेम चीज़ लिखना है, एक कैपिटल बोल के P, Q, R का कॉलम बनाना है हमें, ठीक है। अमाउंट ड्यू में आएगा जो भी टोटल कैपिटल है उनका वो वाला अमाउंट, दैट इज़ 24,000, 16,000 एंड 10,000, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट रियलाइजेशन, मतलब पहला बार हमें कितना पैसा मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। ये देखो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। अगर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होता है तो पहले उसे पेमेंट होना पड़ता है। सो सिंस वी आर नॉट हैविंग एनी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, सो सबसे पहले हम लोग जिसका सरप्लस कैपिटल है उसे हम लोग पेमेंट करेंगे, विच इज़ आर। तो आर को अपने 2,000 रुपये पेमेंट करेंगे, विच विल बी 2,000 गेटिंग डिडक्टेड फ्रॉम 10,000, ठीक है ना। अभी 20,000 देने के बाद, 20,000 में से 2,000 देने के बाद बचा कितना, 18,000। दिस 18,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टनर इन देयर पीएस रेशियो, ठीक है। सो 18,000 को आप पीएस रेशियो में डिवाइड करो, ठीक है। 18,000 को आप पीएस रेशियो में डिवाइड करो, एक बार डिवाइड करते हैं अपने, देखते हैं क्या आता है। 18,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 3, सो पहला वाला आ गया 9,000, दूसरा वाला आएगा हमारा 6,000 एंड तीसरा वाला आएगा हमारा 3,000, ठीक है। सो 9,000, 6,000 एंड 3,000, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। सो P का टोटल ड्यू है 24,000, उसमें से 9,000 मिल गया P को, एंड Q को 6 मिल गया, और R को मिला 2,000 एंड 3,000। सो अभी कितना बैलेंस ड्यू है, 15,000, 10,000 और 5,000। नाउ वी आर रियलाइजिंग द सेकेंड इंस्टॉलमेंट विच इज़ 12,000 रुपीज़। दिस 12,000 रुपीज़ विल बी रिटन ऑन द अमाउंट कॉलम, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एंड अगेन दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू P, Q एंड R इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच इज़ 12,000 को अगर आप बांटते हैं तो इट इज़ कमिंग एज 6,000, 4,000 एंड 2,000, ठीक है। ये हम लोग डिवाइड कर दिया। अब कितना बचा, 15 से 6 गया, 15 से 6 गया तो बचेगा हमारा 9,000, 10 से 4 जाएगा तो हमें मिलेगा 6,000, एंड 5 से 2 जाएगा तो वी विल बी हैविंग 3,000 एज आर बैलेंस, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग एज आर बैलेंस। अभी क्या है हमारा लास्ट जो रियलाइजेशन है, let us see the question how much we do have our third installment हमें मिल रहा है 3,000 का। सो ये 3,000 हम लोग यहाँ पे बैलेंस जहाँ पे ये टोटल अमाउंट है वहाँ लिखेंगे, ठीक है। 3,000 we will write as if we are realizing this amount, and this 3,000 will again be getting distributed in the profit sharing ratio of the partners in the ratio 3:2:1. So 1,500, 1,000 and 500 ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब दिस अमाउंट इज़ नॉट गेटिंग पेड टू द पार्टनर्स। सो ये जो अमाउंट है ये पार्टनर्स लोगों का लॉस हो गया कि डिसोल्यूशन हो जाने के वजह से दे लॉस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ फंड, दिस मच अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्रिपेयर piecemeal distribution statement. Now let us see question number 33. A, B and C are were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. The partnership was dissolved on 30/9/1995 when the balance sheet was as follows. So यहाँ पे capital दिया हुआ है, loan of A and B दिया हुआ है, creditors दिया हुआ है, cash, debtors and stock is given on the asset side. It was agreed that net realization should be distributed in due order at the end of each month. The realization and expenses were as follows. All figures in rupees. देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4-5 महीने का यहाँ पे रियलाइजेशन और पेमेंट दिया हुआ है, कब किसे हम लोग पेमेंट करें। तो देखो डेटर्स एंड स्टॉक
इज़ गेटिंग रियलाइज्ड इन दीज 5 मंथ्स, और साथ साथ उसका खर्चा भी लग रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है 2000, 1000, 1000, 2500. The stock was completely disposed of. It was agreed that C should take over the remaining debtors of rupees 100. C ले लेगा वो. So देखते हैं किस तरह से हम लोग करेंगे. तो our first requirement here is to find the absolute surplus capital. Always remember absolute surplus capital हम लोग पहले निकालेंगे and then we will start distributing the realized amount in between the partners. ठीक है. So let us write all the figures which are shown in the capital account. जैसे यहाँ पे A का 12,000 है, B का 11,000 एंड C का 3,000 है. ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 12, 11 एंड 3,000. एंड नाउ वी आर डिवाइडिंग, नाउ वी आर राइटिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 3, 2 एंड 1. इसको डिवाइड करो. 12,000 by 3 वी आर गेटिंग 4, 11 by 2 वी आर गेटिंग 500 एंड 3 by 1 वी आर गेटिंग 3,000. The least amount is 3,000, so we will consider 3,000 as our first base capital. It is the smallest figure of the three. ठीक है. So now again to find out the relative, अभी क्या है कि अभी relative capital अपने को निकालना है. तो how do we find out relative capital? By multiplying these 3,000 जो कि base capital है उसको individual partners का profit sharing ratio के साथ. So 3,000 multiply by 3, and then again 3,000 by multiply it with 2 and then by 1. So we are getting 3,000 into 3, 9,000, 3,000 into 2, 6,000, 3,000 into 1, 3,000. ठीक है. अभी क्या करना है अपने को, अभी हमारा जो कैपिटल है उससे अब हम इसे माइनस करेंगे. ठीक है. सो 12,000 को आप 9 से माइनस करो, 11 को आप 6 से माइनस करो एंड 3 को आप 3 से माइनस करो. तो जो भी आपका बचेगा ना, दैट इज कॉल्ड सरप्लस कैपिटल. सो 12 minus 3 वी आर गेटिंग 3,000 एज आवर सरप्लस कैपिटल फॉर A. 11 minus 6 वी आर गेटिंग 5,000 फॉर B एज सरप्लस कैपिटल एंड 3 minus 3 वी आर गेटिंग नथिंग एज सरप्लस कैपिटल फॉर C. ठीक है. सो नाउ अब अगेन अभी हमारे पास 2 आ गया. रिमेंबर एक पार्टनर का आना चाहिए अमाउंट. 2 पार्टनर का अगर अमाउंट आता है तो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट फिगर. सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल. वो एक इंडिविजुअल पार्टनर का निकलेगा. ठीक है. सो इंडिविजुअल पार्टनर का निकालने के लिए वापस हम लोग इन दोनों कैपिटल में से एक बेस कैपिटल निकालेंगे. ठीक है. सो नाउ अगेन 3,000 को आप वापस जो कि सरप्लस कैपिटल है उसको उसके रेशियो से डिवाइड करो. डिवाइड बाई 3 वी आर गेटिंग 1 एंड देन 5,000 को डिवाइड करो उसी के रेशियो से विच इज़ 2, वी आर गेटिंग 2,500. सो 1,000 इज़ द लीस्ट अमाउंट बिटवीन A एंड B. ये हमारा रिवाइज्ड बेस कैपिटल आ गया. नाउ दिस रिवाइज्ड बेस कैपिटल विल अगेन बी मल्टीप्लाइड विद द रेशियो. सो 1 into 3, 1,000 into 3 वी आर गेटिंग 3,000, 1,000 into 2 वी आर गेटिंग 2,000. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ हम लोग यहाँ तक पहुँच गए. ठीक है. अभी हमारा काम क्या है, ये जो 3,000 है, ये 3,000 जो हमारा पहले सरप्लस था उससे हम लोग ये रिलेटिव कैपिटल को माइनस करेंगे. सो 3 minus 3 वी आर गेटिंग 0 एंड देन ये 5,000 minus 2,000 वी आर गेटिंग अगेन 3,000. सो ये हमारा आ गया सरप्लस, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल. नाउ यहाँ पे हम लोग इसके बाद क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी हमें बनाना पड़ेगा कि who is getting payment and in what order. ठीक है. सबसे पहले क्रेडिटर्स को देना है, देन हम लोग पेमेंट करेंगे जो पार्टनर लोगों ने लोन प्रोवाइड किया है बिजनेस में वो, एंड देन एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल जो B का है, एंड देन नेक्स्ट A और B का, एंड देन बैलेंस जो भी बचेगा वो 3:2:1 में. ठीक है. मैं वापस बोलता हूँ, जो हमारा आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, जो क्रेडिटर्स है, उसको पहले पेमेंट करना है. ठीक है. एंड देन जो भी पैसा बचेगा उसमें सबसे पहले जो पार्टनर लोगों ने लोन प्रोवाइड किया है वो अमाउंट. देन कम्स, अब ये जो आउटसाइडर लोगों का पैसा चला गया, लोन भी चला गया पार्टनर का, सबसे पहले आएगा अब एब्सोल्यूट सरप्लस. ये 3,000, ये एब्सोल्यूट सरप्लस को आप पेमेंट करो. ये एब्सोल्यूट सरप्लस को पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो A और B में डिवाइड होगा. ठीक है. पहले एब्सोल्यूट सरप्लस 3,000 को आप पेमेंट कर दो, फिर A और B का पेमेंट होगा 3:2 के रेशियो में जो भी अमाउंट बचेगा. फिर A और B का पेमेंट हो जाने के बाद
फिर ए बी सी तीनों को हम लोग पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैश अवेलेबल का भी एक स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी इसलिए है हम लोग को क्योंकि वी विल गेट टू नो हाउ मच इज़ अवेलेबल एट व्हाट टाइम। ठीक है, हाउ मच इज़ अवेलेबल एट व्हाट टाइम। सो ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1995 में अक्टूबर में 5000 का अवेलेबल आया, डेटर्स से पैसे मिले, स्टॉक से मिले 8000, खर्चा हो गया 2000, कैश अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 11000। इसी तरह से इंडिविजुअल 5 महीने का हम लोग को कैश अवेलेबल निकाल लेना है। ठीक है, नाउ अच्छा, सो अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो ये, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास क्रेडिटर्स भी आ गए, लोन भी आ गए, तो जिनका जितना पैसा ड्यू है ना सबके लिए इंडिविजुअल एक कॉलम बना दो आप। ठीक है, क्रेडिटर्स का एक बनेगा, लोन वालों के लिए जो ए और बी ने लोन दिया उनका बनेगा, और कैपिटल का तीनों का बनेगा। ठीक है, ये हम लोगों को पहले बनाना है। ठीक है, अभी क्या देखना है ना, पहले आप बैलेंस शीट में जाओ। ठीक है, बैलेंस शीट में आप जाओ, गो टू द बैलेंस शीट एंड देन सी व्हाट फिगर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे क्वेश्चन में जाते हैं तो क्वेश्चन में देखो साफ साफ बताया हुआ है कि क्रेडिटर्स 25,000 का है और ए और बी का लोन 6,000 एंड 10,000 का है। तो ये फिगर्स को पहले लिख देना है हमें। उसके बाद उन लोग का कैपिटल बैलेंसेस जो कि 10, 12, 11 एंड 3,000 है उसे लिखना है। सो क्रेडिटर्स का फिगर, देन कम्स लोन एंड देन ए बी सी का कैपिटल। ठीक है, ना अभी हमारे पास ये कैश अवेलेबल यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है। ठीक है ना, सो अमाउंट ड्यू, हमारा 25,000 है ना क्रेडिटर्स का। सबसे पहले तो हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, सबसे पहला हमारा काम है क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। देखो यहाँ पे जब हम लोग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है कि हमें क्रेडिटर्स को पहले पैसे चुकाने हैं। वी ऑलरेडी इफ़ वी सी द बैलेंस शीट प्रॉपरली, वी ऑलरेडी हैव सम अमाउंट एज अवेलेबल कैश इन आवर हैंड। ठीक है, पहले से हमारे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं विच इज़ 8,000 रुपीज़, है ना। यहाँ पे देखो वी हैव 8,000 रुपीज़ अवेलेबल एज कैश बैलेंस, ये कैश हमारे पास है। तो ऑब्वियसली ये पहले ये अमाउंट जो है वो हमें यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसी को पेमेंट कर रहे हैं। सो ये 25,000 में सबसे पहले ये कैश जो हमारे पास अवेलेबल है उसे हम लोग पेमेंट करेंगे। सो अभी हमारे पास और कैश कुछ बचा नहीं। ठीक है, और कुछ कैश बचा नहीं, तो 25,000 में से पहले 8,000 आपने पेमेंट कर दिया जो आपके पास कैश था, वहाँ से बचा 17,000। अब हम लोग के पास अवेलेबल कैश आ रहा है 11,000 रुपया का, विच वी आर यूटिलाइजिंग टू पे ऑफ आवर क्रेडिटर्स। ठीक है, सो नेट रियलाइजेशन ऑन अक्टूबर 95 पेड टू क्रेडिटर्स 11,000। तो अब बचा हमारे पास 6,000। नेक्स्ट कैश हमें नवंबर को मिल रहा है 10,000 का, 10,000 का मिल रहा है। 10,000 में से 6,000 ही खाली हम लोग को चाहिए क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, दैट वी आर पेइंग ऑफ क्रेडिटर्स को। ठीक है, ये क्रेडिटर्स को हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। ये 6,000 हम लोगों ने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। ठीक है, बचा कितना हमारे पास अभी भी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो 10,000 आया था उसमें से वी आर लेफ्ट विथ 4,000 का बैलेंस। ये 4,000 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। वी कैन यूटिलाइज दिस अमाउंट टू पे ऑफ द नेक्स्ट लाइबिलिटी। नेक्स्ट हमारा लाइबिलिटी जो है क्रेडिटर्स पेमेंट हो जाने के बाद क्या है हमारे पास, क्रेडिटर पेमेंट हो जाने के बाद हमारा लाइबिलिटी है आपका जो लोन अमाउंट है वो। तो 25,000 हम लोगों ने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। अब हमारी बारी आती है 16,000 टू बी पेड टू ए एंड बी इन द रेशियो 3:5 फॉर देयर लोन। तो ये 3:5 का जो रेशियो है ना, ये लोन का ही रेशियो है। जितना लोन उन लोगों ने प्रोवाइड किया था ना, उन लोगों ने लोन देखो कितना है 6,000 और 10,000।
तो इसी को रेशो में उन लोगों ने डिवाइड कर दिया कि जिसका जो रेशो है उसी रेशो में उसको पेमेंट हो जाएगा। सो 3:5 जो रेशो है वो लोन का ही रेशो है, तो वो 3:5 में हम लोग 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो उन लोग का टोटल अमाउंट है। सो 4,000 जो हमारा बचा वो 4,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशो 3:5। सो 1,500 एंड 2,500, ठीक है। देखना है, हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। 4,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, ठीक है। सो ये आ गया हमारा 2,500 एंड डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 वी आर गेटिंग 1,500। तो ये भी हमारा आ गया, ठीक है। नाउ तो लोन में से देखो, लोन हमारा कितना था, 6,000 था। 6,000 में से 1,500 पे हुआ तो बचा कितना, 4,500। 10,000 से 2,500 तो 7,500। बाकी सारे ड्यू जैसे हैं वैसे नीचे उतर गए। अच्छा, अभी हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट जो रियलाइज़ हुआ वो है आपका 16,000। सो ना, पहले हमारा यहाँ पे ऑलरेडी 4,000 पेमेंट हो गया है, ठीक है। टोटल कितना था, 16,000 था। तो 16,000 माइनस 4,000 12,000 बचा। तो ये 12,000 को अभी हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से पेमेंट करना है। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो दिसंबर में रियलाइज़ हुआ ना वो 16,000 है। 16,000 में से ये 12,000 आप लोन वाले को पेमेंट कर दो। सो 12,000 को आप वापस 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर दो, 4,500 एंड 7,500। नाउ दी अमाउंट इज़ फुल्ली सेटल्ड। जो लोन अमाउंट है ना वो फुल्ली सेटल्ड हो गया। अभी बचा जो 4,000 ना, ये 4,000 अब कैपिटल को पेमेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर जो स्टेटमेंट बनाया था ना एब्सोल्यूट सरप्लस वाला, वापस हम लोग जाते हैं एब्सोल्यूट सरप्लस वाला। एब्सोल्यूट सरप्लस कितना था हमारा, 3,000 विच इज़ फॉर बी, 3,000 विच इज़ फॉर बी। सो 3,000 को हम लोग पेमेंट करेंगे। एब्सोल्यूट सरप्लस यहाँ पे देखो 4,000 हमारे पास बचा हुआ है। 4,000 में से पेड टू बी एब्सोल्यूट सरप्लस, ये 3,000 हम लोग को पेमेंट करना है जो कि बी का है। तो बी का 3,000 पेमेंट हो गया। अब जो भी बैलेंस बचेगा, मतलब 4,000 में से 3,000 चला गया, बचा कितना, 1,000। दिस 1,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैसे 3:2, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट सरप्लस के बाद हमारा आ जाता है रिलेटिव का अमाउंट, क्योंकि बी सी जो है वो बाद में आएगा, सी जो है वो बाद में आएगा। इसके पहले देखो आपका 3 और 2 है, मतलब ये 3,000 के बाद, 3,000 के बाद ये 3,000 पहले पेमेंट होगा नंबर 1, ये नंबर 2 होगा ये वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट, ठीक है। ये है नंबर 2 का ड्यू। हाँ, अच्छा, तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में जाके ये 1,000 को आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो, ठीक है। 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो, ये 600 और ये 400। अब ये 12,000 का ड्यू बचा 11,400, 7,600 एंड 3,000। नाउ वापस कितना अमाउंट था, अभी मैंने दिखाया 3,000 एंड 2,000 था। तो 3,000 में से 600 पेमेंट हो गया, बचा कितना, 2,400, ठीक है। 2,000 में से 4,400 बिक गया, पेमेंट हो गया, बचा कितना, 1,600। तो जो भी अमाउंट हमारा अभी रियलाइज़ हो रहा है ना जनवरी में, विच इज़ 10,600, 10,600 में से पहले तो ये वाला अमाउंट जो उन लोग का रिलेटिव सरप्लस है ना वो पहले पेमेंट कर दो। तो 4,000 को पेमेंट करना है। 4,000 कहाँ से आया, 2,400 एंड 1,600। ये कहाँ से आया मैं वापस बताता हूँ। हमारा रिलेटिव सरप्लस कितना था, वो था 3,000 ए का और बी का था आपका 2,000। इसमें से हम लोगों का पेमेंट हो गया 600, ये वाली अमाउंट, ठीक है। तो बचा कितना, 2,400। तो ये 2,400 और इसका कितना पेमेंट हुआ, बी का 400, तो ये 1,600। इन दोनों को आप प्लस करो तो देखो आपका मिल रहा है 4,000 रुपीज़। तो ये 4,000 आपको पहले पेमेंट करना है। तो 4,000, 2,400 एंड 1,600 इस रेशियो में डिवाइड हो गया, ठीक है। नाउ जो भी बैलेंस बचा इसके बाद बचता है विच इज़ 6,600। अब यहाँ से आप पी एस रेशियो में डिवाइड करते जाओ जो भी अमाउंट आपका रियलाइज़ हो रहा है। तो पी एस रेशियो में हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया 3,300, 2,200 एंड 1,100। मैं कैलकुलेटर में नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है एंड देन बैलेंस ड्यू निकालेंगे विच इज़ 5,700, 3,800, 1,900। हो गया, डन। अब फरवरी महीने में कुछ पैसे रियलाइज़ हो रहे हैं, 3,500 टोटल रियलाइज़ हुआ, जिसमें से
फरवरी में ही यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो डेटर्स है, रिमेनिंग डेटर्स है, वो सी ले रहा है। तो सी अगर रिमेनिंग डेटर्स को ले लेता है तो फिर 100 यहाँ पे और प्लस होगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हो गया 3600। अब ये 3600 को आप डिवाइड करो ए बी सी में इन देयर पीएस रेशो, ठीक है। जो भी बैलेंस बचेगा दैट इज द अनपेड अमाउंट विच इज नॉट पेड टू द पार्टनर्स, एंड ये रियलाइजेशन लॉस बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये।